AS20 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 ग्रुप सेकंड अर्निंग पर शेयर। अब ये अर्निंग पर शेयर जब अपने को कैलकुलेट करना है तो इसमें बहुत सारी चीजें आती, एक आती बेसिक अर्निंग पर शेयर, एक आता डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। पर सर बेसिकली अर्निंग पर शेयर क्या है? हमको ये देखना है कि कोई एक पर्टिकुलर कंपनी अगर कमा रही, किसके लिए कमा रही? शेयर होल्डर्स के लिए। तो पर शेयर होल्डर नहीं, पर शेयर उनकी अर्निंग कितनी है निकालना है। पर शेयर निकालना है तो सिंपल है सर, टोटल अर्निंग्स अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। हाँ बराबर है, टोटल अर्निंग अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। लेकिन नंबर ऑफ शेयर अगर साल भर में चेंज होते रहे तो शुरुआत में 10,000 शेयर थे, बाद में हमने 5,000 और इश्यू किए, बाद में हमने 2,000 और इश्यू किए, हमने बायबैक किए, बोनस शेयर इश्यू किए, राइट शेयर इश्यू किए, तो हमारी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स बाइक था। अच्छा, अर्निंग अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो अर्निंग अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स यानी क्या? ये भी एक सवाल आ गया दिमाग में। तो नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर, और अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं रहा तो हर कोई कैसे कैसे अर्निंग पर शेयर निकाल लेगा। और अभी तो क्या हो गया कि डिस्क्लोजर ऑफ अर्निंग पर शेयर ये जरूरी हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में। तो जैसी वो डिस्क्लोजर जरूरी हो गया तो अर्निंग पर शेयर के एस का इंपॉर्टेंस बढ़ गया। चलो ठीक है, फटाफट देखते हैं। The objective of AS20 is to describe principle for determination and presentation of earning per share, which will improve comparison of काय के लिए होना, which will improve the comparison of performance among different enterprises for the same period. अगर दो एंटरप्राइज है तो इसकी अर्निंग 4 लाख है, उसकी अर्निंग 3 लाख है, इससे कंपैरिजन इतना अच्छा नहीं होता। ये 4 लाख कमा रहा, ये 3 लाख कमा रहा। अरे तो ये 4 लाख 20,000 शेयर्स के पीछे कमा रहा, ये 3 लाख 10,000 शेयर के पीछे कमा रहा, तो इसका अर्निंग पर शेयर 30 है, इसका अर्निंग पर शेयर 20 है। तो बेसिकली कंपैरिजन बेटर रहता, अर्निंग से नहीं रहता, अर्निंग पर शेयर से आएगा कि हर शेयर के पीछे कितना। इस पे से अपने को रिटर्न ऑन इक्विटी, कैपिटल वगैरह सब इजी हो जाता। एंड अमॉन्ग डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड्स, और इतने नहीं, कंपैरिजन बिटवीन टू कंपनीज नहीं, कंपैरिजन अमॉन्ग डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड्स फॉर द सेम एंटरप्राइज। पिछले साल हमारा ईपीएस कितना था, इस साल का ईपीएस कितना है। नेक्स्ट, दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज मैंडेटरी फॉर ऑल कंपनीज। और खासियत क्या है, सबके लिए मैंडेटरी कर दिया, तो हर एक को ईपीएस बना के देना है। हाउएवर डिस्क्लोजर ऑफ डाइल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर इज नॉट मैंडेटरी फॉर एसएमसीज। तो एसएमसी के लिए डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर कंपलसरी नहीं है, लेकिन बाकी सब कंपनीज के लिए तो डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर भी कंपलसरी है और बेसिक अर्निंग पर शेयर भी कंपलसरी है। अब आगे जब अर्निंग पर शेयर की बात आई तो बोथ इंक्लूडिंग एंड एक्सक्लूडिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। व्हाट इज बेसिक अर्निंग पर शेयर? आधा टॉपिक है बेसिक अर्निंग पर शेयर और आधा टॉपिक है डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। नहीं, अपन बोलते हैं कि 2 हिस्से बेसिक अर्निंग पर शेयर है और 1/3 डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर है। तो बेसिकली अपने को निकालना है बेसिक अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू, व्हाट इज इक्वल टू, जो अपने पहले पढ़ा हुई नेट प्रॉफिट और लॉस एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय वेटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड। सर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है ना, जितने टोटल इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग होंगे। सर कब, शुरुआत में कि आखिरी में? हाँ, अगर ये है तो अपन एक काम करते, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर लेते हैं। अब पहला क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज नेट प्रॉफिट और एट्रीब्यूटेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। उसके अंदर में आता ऑल आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस which are recognized in a period including tax expense and extraordinary items। यानी जैसे अपन जनरल टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस बनाते वैसे AS5 के हिसाब से क्या क्या रहता, ऑल आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस विच आर रिकॉग्नाइज्ड इन अ पीरियड इंक्लूडिंग टैक्स एक्सपेंस, वो भी माइनस करो, और एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स वो भी माइनस करो। यानी profit available for equity shareholders minus tax expense minus extraordinary items are included in determination of net profit or loss for the period unless AS5 requires something else। otherwise tax expense minus करना है, extraordinary item minus करना है। the amount of preference dividends and any attributable tax thereto for the period is deducted। अब any attributable tax, ये वाला मैटर चला गया ना भाई मेरे, पहले था ना वो डिविडेंड, कारपोरेट डिविडेंड टैक्स लगता था, डिविडेंड देना है तो अब नहीं लग रहा। फिर भी मॉड्यूल में अगर ये चीज है तो मैंने क्या किया, उसको स्ट्राइक कर दिया रे भाई कि अपने लिए काम का नहीं है। इन्होंने ये देखो ये माइनस खत्म। सर फिर लिखाई क्यों लाइन? फिर कल चल के तुम बोलते थे मॉड्यूल में है, सर के नोट्स में नहीं है मेरे भी नोट्स में, काम का नहीं है वो, ठीक है ना। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ प्रीफरेंस डिविडेंड फ्रॉम द नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड इन ऑर्डर टू
कैलकुलेट नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो इस साल का जो प्रेफरेंस डिविडेंड है करंट पीरियड का एट्रीब्यूटेबल टू द करंट पीरियड वो भी डिडक्टिबल रहता। नेक्स्ट, अब ये वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है ना क्या, ये देखो ये यहां लेके आया मैं, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड। वो क्या कह रहे थे, द वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड इज नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। शुरुआत में अगर 2 लाख शेयर्स थे तो वो 2 लाख, और अब जो एडिशन डिलीशन हुआ उसका एडजस्टमेंट, कितने महीने के लिए, जितने महीने के लिए होंगे उसके हिसाब से उसको प्रोपोर्शनेट लेंगे। यानी 2 लाख शुरुआत से थे और 1 लाख अपने 1 अक्टूबर को इश्यू किए, तो 1 लाख 1 अक्टूबर को इश्यू किया, यानी 6 महीने के लिए है, तो ऑन एन एवरेज 12 महीने के लिए कितने हो गए 50,000। 6 महीने के लिए 1 लाख, तो 12 महीने के लिए 50, तो 2 लाख में 50,000 ऐड करेंगे। इन्होंने क्या बोला इन्होंने बोला नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड इज द नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, at the beginning of the period adjusted by number of equity shares bought back or issued during the period, और इस साल जितने इश्यू किए उसमें ऐड करो adjusted by the number of equity shares bought back or issued during the period multiplied by time weighing factor। टाइम वेइंग फैक्टर ने जितने महीने पहले जितने महीने बाद वगैरह वगैरह अपन क्वेश्चन करेंगे, ध्यान में आएगा। टाइम वेइंग फैक्टर इज नंबर ऑफ डेज द शेयर्स आर आउटस्टैंडिंग, नंबर ऑफ डेज इन अ पीरियड। अगर 6 महीने के लिए शेयर इश्यू करे हुए तो टोटल महीने कितने रहते हैं 12, तो डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 6। ये क्वेश्चन में सब क्लियर हो जाएगा फटाफट फटाफट। देखो अब देखो ये क्वेश्चन में क्या दिया है, 1 जनवरी को बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1800 शेयर्स है, ये नंबर ऑफ शेयर्स है, ठीक है। फिर 31 मई को इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश और 600 शेयर्स इश्यू किए, कब 31 मई को, और 1 जनवरी बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, यानी ईयर कब से चालू हो रहा है 1 जनवरी से चालू हो रहा और 31 दिसंबर को खत्म हो रहा। ऐसे प्रॉब्लम नहीं रहने चाहिए जनरली। प्रॉब्लम कैसे होने चाहिए 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के। पर अब ये इलिस्ट्रेशन है मॉड्यूल का, मैं इसको अल्टर नहीं कर सकता ना, समझ सकते। लेकिन अपन 600 शेयर और बायबैक ऑफ शेयर 300 शेयर, अरे बाप रे हमने बायबैक कर लिए, यानी एट द एंड कितने शेयर से 2100। लेकिन 2100 शेयर जो है वो एट द एंड ऑफ द शेयर से कोई लेना देना नहीं अपने को। बिगिनिंग के शेयर जो 1800 शेयर्स है, ये 1800 शेयर्स 12 महीने के 12 महीने पूरे के पूरे थे, तो लिख दिए 1800। और ये जो 600 शेयर है इसमें से इश्यू और 600 शेयर इश्यू किए 31 मई को, तो 600 शेयर जो इक्विवेलेंट है डिवाइडेड बाय 12, और 1 मई से लेके तो मई खत्म हो गया, सॉरी 1 मई नहीं, मई के बाद में जून जुलाई अगस्त 7 महीने आएंगे, तो 7 बाय 12, तो 600 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 7, तो ये इक्विवेलेंट शेयर कितने हो गए 350। और ये 1800 शेयर में से 300 शेयर तो अपने बायबैक कर लिए, तो इसको माइनस करना पड़ेगा। 300 मल्टीप्लाइड बाय कितने तारीख को बायबैक किए 1 नवंबर को, तो 2 महीने का माइनस करना पड़ेगा 2 बाय 12, तो 300 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 50 माइनस कर दिया। तो मेरे इक्विवेलेंट शेयर्स कितने हो गए 1800 शेयर्स माइनस 50, अरे 1800 माइनस 50 प्लस 350 इज इक्वल टू कितने हो गए 2150 शेयर्स। और एक तरीका है मेरे पास में वेटेड एवरेज निकालने का, क्या देखो ये 1800, एक मिनट अपने क्या किया इसमें 1800 माइनस 50 प्लस 350, 2100 शेयर मैंने क्यों ऐसे 2100 शेयर्स मेरे 50 माइनस ही नहीं हुए, तो 1800 माइनस 50 प्लस 350 ऐसे 2100 आने चाहिए। और एक दूसरा तरीका है मेरे पास में, कैसे, ये देखो ये 1800 शेयर्स कब से कब तक के थे, ये 1800 शेयर्स थे मेरे 1 जनवरी से लेके तो 31 मई तक के, यानी 5 महीने तक के 1800 शेयर्स थे इंटू 5 बाय 12। नहीं सर 1800 शेयर बाद में भी थे, नहीं, फिर वो 600 और ऐड हो गए, तो टोटल कितने हो गए 2400 शेयर्स। ऐसे कब तक के चले मेरे 2400 शेयर चले तक के 1 नवंबर तक के, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 5 महीने इंटू 5 बाय 12, और बाद में 2400 में से 300 माइनस हो गए, तो बचे कितने 2100 शेयर मल्टीप्लाइड बाय कितना 2 बाय 12, फिर नवंबर और दिसंबर। इस तरीके से भी मैं वेटेड एवरेज निकाल सकता। एक 1800 शेयर्स पूरे 12 महीने तक के, जो 600 शेयर्स है वो 7 महीने तक के, और बाद में 300 शेयर माइनस कर दिए मैंने 2 बाय 12 करके, और नहीं तो फिर 1800 5 महीने तक के, तो 1800 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 750।
2400 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 1000 और 2100 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 350 और टोटल आई 350 प्लस 1000 प्लस 750 इज इक्वल टू 2100। सर ऑलरेडी यहाँ 2100 दिख रहे थे, आपने ये क्यों नहीं ले लिया? इसका और इसका कोई लेना देना नहीं है, फालतू बातें नहीं करना। ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, वो और ये फिगर मैच नहीं होते रहती। ये 2100 अपने वेटेड एवरेज आए हुए हैं, तो अपने बोला कि वेटेड एवरेज शेयर कितने हैं, अपने वेटेड एवरेज शेयर जो है वो 2100 शेयर्स है। दोनों तरीके से निकाले, इन्होंने भी दोनों तरीके से निकाले। 1800 इंटू 12/12, 600 इंटू 7/12 एंड 300 इंटू 2/12 माइनस किया। और एक तरीका है अपना इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया। अगर अपने बीच में शेयर्स इशू किए होंगे फॉर कैश, फॉर एनी अदर कंसिडरेशन, एसेट के बदले में, लायबिलिटी वेव ऑफ करके, कैसे भी करो, पूरे के पूरे शेयर्स अगर अपने इशू किए होंगे तो अच्छा पार्टली, अच्छा इसमें क्या थे, पूरे के पूरे शेयर्स फुल्ली पेड अप थे। अब अगला टॉपिक आया पार्टली पेड अप शेयर रहे तो क्या करेंगे आप, फिर उसके बारे में देखना पड़ेगा। यानी क्वेश्चन तो वही है, क्या क्वेश्चन है अपना, अपने को निकालना है बेसिक अर्निंग पर शेयर, नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय वेटेड नंबर ऑफ एवरेज शेयर्स। अब एवरेज इक्विटी शेयर अगर पार्टली पेड अप शेयर रहे तो कैसे लेंगे, एक वो नया टॉपिक। बीच में इशू किए तो कैसे करेंगे, अपने क्वेश्चन नंबर 1 में देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में रहेगा पार्टली पेड अप शेयर, फटाफट वो भी देख लेते हैं। पार्टली पेड इक्विटी शेयर्स, इसमें क्या होता है, दीज आर द ट्रीटेड एज फ्रैक्शन ऑफ an equity share to the extent that they were entitled to participate in dividend relative to fully paid equity share। अब पार्टली पेड अप शेयर अगर पार्टली पेड अप है लेकिन उसको डिविडेंड के राइट्स पूरे हैं, फुल डिविडेंड मिलता होगा, तो फिर अपन यहाँ पे अर्निंग पर शेयर में उसको पूरा ही पकड़ते हैं। लेकिन अगर पार्टली पेड अप शेयर को अगर पार्टली डिविडेंड मिलता होगा, यानी प्रोपोर्शनेट डिविडेंड मिलता होगा, तो फिर उसको प्रोपोर्शनेट पकड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1800 शेयर्स, फेस वैल्यू 10, पेड अप वैल्यू 10। फिर हमने 31 अक्टूबर को और शेयर इश्यू किए 600, फेस वैल्यू 10 लेकिन पेड अप वैल्यू 5 है। अब उसमें क्या होगा, ये जो 600 शेयर है ये डबल मार्क है। एक तो 31 अक्टूबर को इशू है, यानी 5 महीने का ही टाइम रहेगा। कहां से चालू हो रहा है वो 5 महीने भी नहीं है, बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर चालू हो रहा है 1 जनवरी से, तो 31 अक्टूबर के बाद में नवंबर दिसंबर, यानी महीने 2 महीने ही है अपने हाथ में। यानी 600 को तो पहली मैं क्या करूंगा, 600 मल्टीप्लाइड बाय 2/12 करूंगा, और ऊपर से ये पार्टली पेड अप है तो 600 भी 600 नहीं है, ये 5/10 हो जाएगा, 50% ही रहेंगे। यानी 600 को 2/12 से मल्टीप्लाई किया तो वो होता 100। देखो ना, 600 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 12 100, और फिर उसको और इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10 कर दिया तो वो हो गया 50। यानी ये 600 शेयर इज इक्विवेलेंट टू 50। क्यों 50? पहले तो 600 शेयर इक्विवेलेंट टू 300 हो गए थे, क्योंकि पार्टली पेड अप है, और 300 के बाद में 2 ही महीने जिंदा है वो, तो 250 हो गए। और ये जो 1800 शेयर्स है ये पूरे के पूरे ही है, 1800 मल्टीप्लाइड बाय 12/12 इज इक्वल टू 1800, तो 1850 होना चाहिए। इन्होंने क्या किया देखो, बोला 1850, 300 इंटू 2/12, 300 क्यों लिया, 600 है लेकिन पार्टली पेड अप है तो अपन उसको 300 पकड़ा और 1800 को वैसा पकड़ा। नेक्स्ट, अब और एक अच्छी बात है इसमें, नॉमिनल वैल्यू वाली। अपन जैसे इसको पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर बोल रहे हैं, वैसे डिफरेंट नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स की भी बात कर सकते हैं। डिफरेंट नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर यानी एक शेयर 10 का फुल्ली पेड अप और एक शेयर 100 रुपए फुल्ली पेड अप, दोनों फुल्ली पेड अप है लेकिन उसकी फेस वैल्यू एक की 10 रुपए एक की 100 रुपए। फिर क्या करेंगे अपन, सर एक जगह पे लाएंगे सबको। देखो इन्होंने क्या बोले हुए, वेयर एन एंटरप्राइज हैज इक्विटी शेयर्स ऑफ डिफरेंट नॉमिनल वैल्यूज बट विद द सेम डिविडेंड राइट्स, the number of equity shares is calculated by converting all such equity shares into equivalent number of shares of the same nominal value। क्या बोला इन्होंने, इंपॉर्टेंट डायलॉग, the number of equity share is calculated by converting all such equity shares into equivalent number of shares of the same nominal value। सबको एक nominal value पे लाके करेंगे। सर एक क्वेश्चन करो ना, ऐसा बता रहा ना, अपने मॉड्यूल में नहीं है तो मैंने नोट्स का क्वेश्चन अपना एक एडिशनल क्वेश्चन डाल दिया मन से, ताकि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सपोज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 7 लाख, यानी प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर 7 लाख। कैलकुलेट द प्रॉफिट टू बी अपॉर्शन्ड ओवर डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स। क्लास 1 5000 शेयर है, नॉमिनल वैल्यू 15 है, पेड अप वैल्यू 10 है। डिविडेंड टू बी पेड ऑन नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू यानी 15 रुपए पे पेड, ये 15 रुपए पे डिविडेंड दे रहे इसको,
यानी ये पेड अप वैल्यू भले ही 10 होंगी, लेकिन मैंने क्या बोला, डिविडेंड कितने रुपए पे मिल रहा है, 15 रुपए पे। और ये वाले केस में 10,000 शेयर्स, 15 रुपए नॉमिनल वैल्यू, पेड अप वैल्यू 10 और डिविडेंड टू बी पेड ऑन पेड अप वैल्यू। यानी क्या हो गया, ये 5,000 शेयर इक्विवेलेंट टू 15 हो गए और ये 10,000 शेयर 10 रुपए वाला हो गया। अब सबको अपने को एक ही लेवल पे लाना है। फिर मैंने क्या किया, एक तो ये शेयर को 5,000 शेयर को मैं 10 के लेवल पे लेके आ जाऊंगा, या फिर 10,000 को शेयर को मैं 10 रुपए का शेयर उसको 15 के लिए वापस। एक तो 5,000 का शेयर कितने रुपए का है, 15 रुपए का है, बराबर है। तो इसको 75,000 रुपए हो गया, डिवाइडेड बाय 10 करूं तो ये इक्विवेलेंट टू 7,500 हो गए। और वो शेयर कितने थे बेटा, 10,000 शेयर है, वो 10 रुपए के हिसाब के हैं, तो वो हो गए 1,00,000 रुपए। इसको भी 10 से डिवाइड करूं तो ये हो गए 10,000। अब दोनों भी 10 रुपए पर शेयर वाले हो गए, तो एक तो 17,500 हो गए इक्विवेलेंट शेयर। या फिर मैं क्या कर सकता, 5,000 इंटू 15 इज इक्वल टू 75,000 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 5,000 और ये 1,00,000 को डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 6667। कोई तो भी हिसाब से उसको, यानी अगर सबको 15 रुपए का शेयर बोला तो क्या कन्वर्टिंग इनटू सेम नॉमिनल वैल्यू, तो एक तो इसको 11,667 बोलूंगा, ये 17,500 बोलूंगा और फिर अर्निंग पर शेयर निकालूंगा विथ रिस्पेक्ट टू दैट वन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रॉफिट टू भी अब इन्होंने पूरा 1,75,000 कर दिया, एक एक रुपए नॉमिनल वैल्यू का किया और अकॉर्डिंगली किया। मेरा बोलना है कि 10-10 रुपए की नॉमिनल वैल्यू का लेके करो तो ज्यादा बेटर है और फिर अपन प्रॉफिट एपोर्शन कर सकते, अर्निंग पर शेयर निकाल सकते। तो मैं चलो ये 17,500 लिया, फिर अपन कैसे करेंगे, टोटल प्रॉफिट कितना है अपना, टोटल प्रॉफिट है 7,00,000। तो ये हो गए अपने इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर्स। और अब मैं यहां पे क्या लिख रहा, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना है 7,00,000 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। सर ऐसा फॉर्मूला कहां पे था, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर थे, पर यहाँ पे वेटेड एवरेज की जगह पे इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर लेना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग नॉमिनल वैल्यू के थे। तो 17,500 इज इक्वल टू 40 रुपए पर इक्विवेलेंट शेयर। क्या हो गया ये, अर्निंग पर शेयर, बेसिक अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू 40 रुपए पर इक्विटी शेयर। पर इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा था, कैलकुलेट द प्रॉफिट टू बी अपोर्शन ओवर डिफरेंट क्लासेस। तो ठीक है ना, क्लासेस 1 और 2, नंबर ऑफ शेयर्स, यहां पे नंबर ऑफ शेयर से 5,000, यहां पे नंबर ऑफ शेयर से 10,000। इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर कितने, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर 7,500 और इधर में 10,000, ठीक है ना। देयरफॉर प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल एट द रेट ऑफ 40 रुपए पर शेयर, 40 रुपए पर इक्विवेलेंट शेयर। तो 7,500 मल्टीप्लाइड बाय 40 इज इक्वल टू 3,00,000 रुपए इसके और 10,000 इंटू 40 4,00,000 रुपए इसके। इस तरीके से 7,00,000 रुपए अपन ने 15,000 शेयर्स में, इक्विवेलेंट 17,500 शेयर्स में एट्रीब्यूट कर दिए। ये हो गया अर्निंग पर इक्विवेलेंट शेयर। अब नेक्स्ट आगे PQ14। अब ये क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन है अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का। इसमें भी पार्टली पेड अप शेयर वगैरह वैसी वाली बातें होंगी। फटाफट इतना कंप्लीट करते हैं, फिर अपने को बोनस शेयर पे शिफ्ट होना है। ऑन 1 अप्रैल 2021 अ कंपनी हैड 6,00,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, 5 रुपीज पेड अप बाय ऑल शेयर होल्डर्स। अच्छा, पार्टली पेड अप है, यानी 6,00,000 नहीं, ये 3,00,000 ही है कि 10 का शेयर है, 5 रुपए पेड अप है। On 1 September, the remaining 5 was called up and paid by all the shareholders except one shareholder. अच्छा, बाद में 1 सितंबर को 5 रुपए और आ गए, यानी 1 सितंबर तक के ये 3,00,000 शेयर थे। यानी देखो 1 सितंबर तक के 6,00,000, अरे यार 6,00,000 नहीं लिखते यार, हाँ 6,00,000 मल्टीप्लाइड बाय 5/10, ये 3,00,000 शेयर्स थे। ये कब तक थे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 महीने तक के, 5/12 बराबर है, अप टू 1 सितंबर, यानी 5/12 वो 3,00,000 शेयर्स थे। यानी अपने को आ गया 3,00,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 1,25,000 इक्विवेलेंट शेयर्स हो गए। फिर उसके बाद में क्या हो गया, उसके बाद में on 1 September 2011 the remaining 5 was called up and paid by all shareholders except one shareholder having 60,000 equity shares.
60,000 छोड़ के बाकी सब अपने पैसे लेके आ गए, यानी इसके बाद में क्या हो गया अपने पास में 5,40,000 शेयर जो है वो 10/10 वाले हो गए, और 60,000 शेयर जो है वो उसके बाद में भी 5/10 वाले ही रहे। ये 6 लाख शेयर्स पहले 5 महीने तक के 5/10 थे, आधे थे, फिर 5,40,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 7/12, क्यों? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, और ये 60,000 शेयर जो है वो आधे ही रहे क्योंकि पार्टली पेड अप है, मल्टीप्लाइड बाय 7/12 इज इक्वल टू, सर ये 60,000 क्यों लिए? अरे बाबा ये 6 लाख को पूरे के पूरे अपने 5 महीने तक के पकड़े ना, तो इसके बाद में भी तो पकड़ने पड़ेंगे ना अपने को। फिर ये 540 मल्टीप्लाइड बाय 7/12, ये आ गया 3,15,000, और ये 60,000 थोड़ी है, 60,000 दिख रहा है, इंटू 5/10 कर दिया तो ये तो है इक्विवेलेंट टू 30,000, और 30 भी 7 महीने वाले हैं, डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल टू 17,500। शांति से किया तो होता 17,500 प्लस 3,15,000 प्लस 1,25,000 इज इक्वल टू आ गए 4,57,500। इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 4,57,500। कितने हैं? 4,57,500। अदरवाइज भी कर सकते क्या इसको? बिल्कुल कर सकते हैं अदरवाइज भी। ये 6 लाख शेयर्स, ये 6 लाख यानी आधे शेयर्स, और ये 6 लाख शेयर्स इंटू 5/10 यानी 3 लाख के, ये 3 लाख पूरे साल भर ले लो, 12/12 हो गए, यानी पूरे ले लिए। उसके बाद में 5,40,000 शेयर जो है और आधे आ गए, वो देखो 6 लाख के 6 लाख पूरे के पूरे 5/10 पूरे साल भर चले, और 5,40,000 ने और 5/10 लेके आ गया, और आधे शेयर है ना, कब से? 7/12 हो गया हिसाब। तो ये कितना हो गया? 6 लाख, यानी ये 3 लाख हो गए इक्विवेलेंटली, और ये 540 का क्या किया मैंने? 5,40,000 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 7/12 इज इक्वल टू 1,57,500 इज इक्वल टू 4,57,500। जैसा आपका दिमाग काम करे वैसा लो। अच्छा, अब अर्निंग पर शेयर क्या लेना है? अर्निंग पर शेयर इन्होंने दिए हुआ है, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वॉज 21,96,000 आफ्टर कंसिडरिंग डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 340। प्रेफरेंस शेयर्स पे 340 का डिविडेंड माइनस करने के बाद 21,96। तो प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते क्या? हाँ, अपने प्रॉफिट में लिखा था कि प्रेफरेंस डिविडेंड इंक्लूडिंग टैक्स में लिखा था, लेकिन टैक्स तो अपने को लगता नहीं, बस माइनस करेगा ही होना, तो यही सही है। गलती से उसने 340 ऐड मत करना। फिर अपने लिखा यहाँ पे 2196 डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू 4.80 पर शेयर। क्वाइट सिंपल इट इज। बोनस इश्यू स्प्लिट अप, अब ये एक नया पॉइंट आ गया। अगर बोनस शेयर्स रहे या शेयर स्प्लिट रहे फिर क्या करते हैं अपन, तो इसके अंदर में बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। यहाँ पे बेसिक अर्निंग पर शेयर में मजा आती। Equity shares are issued to existing shareholders for no additional consideration. In case of bonus issue, equity shares are issued to existing shareholders for no, पैसे तो कुछ आते नहीं, नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाते हैं, यानी नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाते हैं, यानी ये बोनस का एलिमेंट ऑलरेडी था ना, यानी समझ लो मेरे पास में 2 लाख शेयर्स है शुरुआत में 1/4/22 को, और मैंने और शेयर इश्यू कर दिए 1 लाख बोनस शेयर, यानी अल्टीमेटली ये जो 2 लाख शेयर्स है उसमें ये 1 लाख शेयर्स का ऑलरेडी अपने पास में बोनस का एलिमेंट इसमें घुसे हुआ था ही। तो जैसे ही बोनस इशू किए तो मैं बोलूंगा ये पहले वाले 2 लाख भी शेयर 3 लाख के बराबरी के, यानी बोनस एलिमेंट विल बी एडेड फ्रॉम द डे, जब से अपन पीछे जब तक के जा सकते तब तक के। यानी अगर मेरे को 22 के बाद में पिछले 4 साल का भी अगर ईपीएस निकालने बोला तो मैं रिवाइज ईपीएस करूंगा, और हर ईपीएस को, हर अर्निंग को 3-3 लाख से डिवाइड करूंगा, कि नंबर ऑफ शेयर 2 लाख है ही नहीं वो। जब 2 लाख को तुमने 1 लाख फुकट में बांट दिए तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 3 लाख। अब आपको पिछले साल का भी ईपीएस अगर रिवाइज करके रीस्टेट करके लिखना है तो आप पिछले साल का भी रीस्टेट करके लिख सकते हैं 3 लाख से डिवाइड करके। तो इस साल भी क्या करना है? नंबर ऑफ शेयर कितने? 3 लाख। कब से? शुरुआत से। यानी क्या हुआ देखो, मजा क्या थी, 1/4 आपको 1/4 2021 लिया, समझ लो मैंने 1/4 2021 को 2 लाख शेयर्स थे, और 1 अक्टूबर 2021 को और 1 लाख शेयर बोनस इशू किए। तो अपने को क्या लगता है कि 2 लाख को 12 × 12 करता वो, और 1 लाख अपने इशू किया अक्टूबर में, तो इसको 6/12 करना वो, क्योंकि ये 1 लाख शेयर जिंदा कब हुए? 1 अक्टूबर से, यानी 6 महीना वेटेड एवरेज करना नहीं।
ये 1,00,000 शेयर्स कब से रेकन होंगे? 1/4/21 से। 1/4/21 भी नहीं, 1/4/20 से भी ले सकता मैं इसको, जहां तक के मेरे को पीरियड अपन रेकन कर सकते वहां तक के। यानी मेरे लिए ये 1,00,000 शेयर कब इश्यू हुए हैं? बोनस शेयर है ना, बगैर पैसों के, तो द बोनस विल बी कंसीडर्ड इन इट ओनली फ्रॉम, जब से अपने को पीरियड दिया वहां से अपन उसके अंदर में घुसा देंगे। यानी ये 1,00,000 को भी अपने को क्या बोलना पड़ेगा? इसमें घुसाना पड़ेगा, और फिर अपन ना इसको बोलेंगे 12/12, अपन पूरे 3,00,000 को 12/12 बोलेंगे। बोनस शेयर्स अपन उसी में ऐड करके फ्रॉम द डेट व्हेन इट स्टार्टेड, जहां से अपने को दिख रहा है वहां से उसको बढ़ा लेते हैं। कहां लिखा है ऐसा? देखो तो सही है। Therefore the number of equity shares outstanding is increased. Therefore क्या होता है? अपने बिना पैसों के नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू कर दिए बोनस में। Therefore number of equity share outstanding is increased without an increase in resources. The number of equity shares outstanding before the event is adjusted for the proportionate change in number of equity shares outstanding as if the event had occurred at the beginning of the earliest period reported. क्या बोला इन्होंने? इन्होंने ये बोला द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग एज इफ, सॉरी, द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग बिफोर द इवेंट, बिफोर द इवेंट कितने आउटस्टैंडिंग थे? 2,00,000, इज एडजस्टेड फॉर द प्रोपोर्शनेट चेंज इन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग एज इफ द इवेंट हैड, कौन सा? ये 1,00,000 हम उसी में ऐड कर लेंगे, एज इफ द इवेंट हैज ऑकर्ड। ये 1,00,000 बोनस शेयर कब दिए आपको? शुरुआत से। एज इफ द इवेंट हैड बीन ऑकर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द अर्लीस्ट पीरियड रिपोर्टेड, जो भी पीरियड रिपोर्ट कर रहे होंगे आप 2021, 2020, 2019, वहां से अपन सोचेंगे कि पहले दिन से 1,00,000 बोनस दिए हुए। तो वेटेड एवरेज लेते समय इसको पूरे साल का ही लेना पड़ेगा। Along with the impact to current year adjustment, it will also impact the calculation of EPS of last year also. फिर लास्ट ईयर का EPS भी गलत हो गया आपका। सर जब तक के एग्जाम्पल नहीं देंगे तब तक क्लियर नहीं होगा। अब भी इमीडिएट नेट प्रॉफिट फॉर पिछला साल 18,00,000, नेट प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर इज 60,00,000, इस साल का प्रॉफिट है 60,00,000 का। हमने क्या किया? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग अप अंटिल 30 सितंबर 20,00,000, ओपनिंग कितना था? 1/4/22 से लेके तो 30 सितंबर 22 दिए हुआ है। तो क्या दिए हुआ है ये वाले क्वेश्चन में? 1/4/22 से लेके तो अभी तक के 20,00,000 शेयर्स थे। कब तक के? 30 सितंबर तक के। और ऑन बोनस इश्यू ऑन 1 अक्टूबर वाज 2 इक्विटी शेयर्स फॉर ईच इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग ऑन 30 सितंबर। 2 इक्विटी शेयर बोनस दिए, यानी कितने इशू किए? 40,00,000 बोनस इशू किए 1 अक्टूबर को। तो हमारे लिए टोटल शेयर्स कितने हो गए? वेटेड एवरेज कैसे निकालेंगे? 12/12 इसको, और इसको 6/12 करेंगे क्या? नहीं, ये 1 अक्टूबर 22 को भी इशू किए होंगे। तो अपन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग फ्रॉम ओपनिंग ब्रैकेट में एडजस्टेड इज इक्वल टू 60,00,000 शेयर्स, और ये 60,00,000 शेयर से अपन ईपीएस निकालेंगे। देयरफॉर ईपीएस फॉर करंट ईयर 20,022 इज इक्वल टू, कितना प्रॉफिट कमाया है हमने 2022 में? 60,00,000। ओके, 60,00,000। एक सेकंड रुको, ये ईयर कब से चालू हो रहा? फॉर द ईयर 21, फॉर द ईयर 22, तो ये 30 सितंबर यानी 9 महीने हैं। ये 1/4/22 नहीं, ये 1/4/1/1/22 है। ये 1/1/22 से 20,00,000 है, और 1 अक्टूबर 22 से 40,00,000 है। ये 3 महीने के लिए है, ये 9 महीने के लिए, लेकिन अपने को महीने से मल्टीप्लाई करना ही नहीं है। तो 9 हो या 3 हो, फर्क ही नहीं पड़ रहा अपने को। तो पूरे 60,00,000 शेयर्स ही हो गए यहाँ पे, 60,00,000 शेयर्स। जब ईपीएस निकालेंगे फॉर 2022 तो अपन बोलेंगे 60,00,000 डिवाइडेड बाय 60,00,000 इज इक्वल टू 1 रुपी पर शेयर। इतना ही नहीं, 2021 का पहले आपने ईपीएस निकाला होगा। पहले कितना ईपीएस निकाला होगा? 18,00,000 डिवाइडेड बाय, अरे हाँ ना, पिछले साल का प्रॉफिट 18,00,000 था और पिछला के शेयर 20,00,000 थे, तो अपना ईपीएस 2021 का होगा 18,00,000 डिवाइडेड बाय 20,00,000 इज इक्वल टू 0.90। लेकिन हम इसको भी क्या करेंगे? रीस्टेटेड ईपीएस निकालेंगे। रीस्टेटेड ईपीएस फॉर 2021 इज इक्वल टू 18,00,000 डिवाइडेड बाय 60,00,000। जितना अर्लीस्ट पीरियड रिकॉर्ड है, जहां तक की इंफॉर्मेशन ये देंगे वहां तक के अपन ये 20,00,000 को 60,00,000 की बोलेंगे, इज इक्वल टू 0.30 रुपीज पर शेयर।
अपने लास्ट ईयर का ईपीएस भी इस साल के बोनस के हिसाब से रीस्टेट कर दिया। देखो 0.30 रुपीज पर शेयर, और करंट ईयर का कितना है 2012-2022 का 1 रुपीज पर शेयर। सिंस द बोनस इश्यू इज एन इश्यू विदाउट कंसिडरेशन, द इश्यू इज ट्रीटेड एज इफ इट हैड बीन ऑकर्ड प्रायर टू द बिगिनिंग ऑफ ईयर 2011, द अर्लीस्ट पीरियड रिपोर्टेड। नोट भी दे दिया। अब तो आउट ऑफ मार्क दो बेटा, 5 में से 5 तो। फिर आया राइट इश्यू ऑफ शेयर्स। अब ये राइट इश्यू ऑफ शेयर्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें भी बोनस एलिमेंट रहता है। क्यों? कि राइट शेयर मार्केट वैल्यू से कम में इश्यू होता है, यानी कुछ ना कुछ तो बोनस दिए हुआ है, और जितना बोनस दिया हुआ है उतना अर्लीस्ट पीरियड रेकमेंड से ऐड हो जाएंगे। यानी शुरुआत में समझ लो आपके पास 20 लाख शेयर्स है, और इस बार अपने और 1 लाख 2 लाख 5 लाख, चलो शुरुआत में 20 लाख शेयर्स है, ओपनिंग शेयर से 20 लाख, ओपनिंग शेयर से 20 लाख, ठीक है ना। और अपने को अभी क्या हुआ, 5 लाख शेयर्स और इश्यू हुए राइट। मार्केट वैल्यू कितनी थी? 20 लाख शेयर की मार्केट वैल्यू समझ लो 50 रुपए, और अपने को राइट शेयर कितने में इश्यू है? राइट शेयर की राइट शेयर प्राइस है अपनी 30 रुपए। अब 20 रुपए सस्ता दिया ना, 20 रुपए सस्ता दिया ना, यानी ये 5 लाख शेयर अपने को अपने शेयर को 30 में बांटे, यानी कहीं ना कहीं ये 5 लाख में भी कुछ ना कुछ बोनस एलिमेंट है ना। 5 लाख में से कुछ पार्ट बोनस बांटा गया और कुछ पार्ट कंसिडरेशन के लिए बांटा गया। जो बोनस में बांटा, 5 लाख में से जितना बोनस एलिमेंट है वो 20 लाख में ऐड करके ये 20 लाख नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा दो। कब से? शुरुआत से। शुरुआत से यानी पिछले साल के भी बढ़ा दो, यानी पिछले साल का भी जो ईपीएस है वो रीस्टेट करना पड़ेगा। और जो इसमें से जो इस साल इश्यू है 30 रुपए से रिलेटेड, वो अपने को वेटेड एवरेज करना पड़ेगा जब से इश्यू किया। तो अब इसके अंदर में कितना एलिमेंट है बोनस का, उसके बारे में अपने को बातचीत करना है। वो फटाफट देख लेते हैं अपन। सर कितना होगा, मैं बताता आपको कितना बोनस एलिमेंट होगा। देखो क्या हुआ, ये जो 50 रुपए के शेयर हैं, यानी पहले कितने शेयर होंगे? 20 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 50, यानी पहले हमारी स्टेट कितनी होंगी? अगर बैलेंस शीट में अगर 20 लाख शेयर्स है तो, और उसकी मार्केट वैल्यू 50 रुपए है, मार्केट वैल्यू, यानी ये एसेट की वैल्यू कितनी होंगी? 20 लाख मल्टीप्लाइड बाय 50 इज इक्वल टू, बहुत ही लंबा चौड़ा फिगर हो रहा है, इसको 2 लाख करता, मतलब है ये 2 लाख करता, ये 50,000 करता, फिगर बड़ी बड़ी हो रही। तो पहले 2 लाख शेयर्स थे बैलेंस शीट के अंदर में, और उनकी मार्केट फेस वैल्यू 50 नहीं थी, मार्केट वैल्यू 50 थी, यानी एसेट कितने के थे? 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 50, कितने के एसेट थे? मल्टीप्लाइड बाय 50 इज इक्वल टू 3 और 2 और 2, 1 करोड़ के एसेट थे पहले। और अब नए शेयर्स अपन ने 50,000 इश्यू किए, तो टोटल एसेट कितना है? 30 रुपए के हिसाब से 50,000, अरे 30 रुपए आए ना कैश में, इंटू 30, कितने पैसे आए? टोटल पैसे आए मेरे को 15 लाख, यानी मेरी टोटल प्रॉपर्टी कितनी हो गई? 1 करोड़ 15 लाख, 1 करोड़ 15 लाख। और पहले नंबर ऑफ शेयर कितने? अब ये 1 करोड़ 15 लाख कितने लोग मिलके खा रहे हैं? 2 लाख मिलके खा रहे हैं क्या? ये 2 लाख है ना, 2 लाख मिलके खा रहे क्या? नहीं, पहले 1 करोड़ रुपए पूरे के पूरे 2 लाख खा रहे थे, तो एक एक को 50-50 रुपए आ रहा था। अब क्या हो रहा है? अब ये जो 1 करोड़ और 15 लाख है, ये कितने लोग खा रहे हैं? 2,50,000 लोग। तो मार्केट वैल्यू पर शेयर, पहले जो मार्केट वैल्यू पर शेयर 50 रुपए की थी, अब मार्केट वैल्यू पर शेयर हो गई 1 करोड़ 15 लाख डिवाइडेड बाय 2,50,000, तो मार्केट वैल्यू हो गई 46 रुपए पर शेयर। कितने रुपए शेयर होगी? 46 रुपीज पर शेयर, कम हो गई ना वैल्यू। और ये जो अपना रिडक्शन हुआ दैट विल स्टैंड्स फॉर, तो अपने पास में क्या हुआ? शुरुआत में 2 लाख शेयर्स थे और बाद में 5 लाख शेयर्स, सॉरी बाद में कितने? 50,000 शेयर्स इशू किए। तो ये 2 लाख जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था वो तो 2 लाख है ही, और ये 50,000 में का कुछ एलिमेंट इसमें ऐड होगा, कितना? बोनस। और ये कहां से ऐड होगा? शुरुआत से। कितना बोनस एलिमेंट है वो अपने को 2 लाख पे निकालना पड़ेगा। कैसे? देखो अभी इसमें क्या क्या दिया है वो पढ़ो, फिर अपन बात करते हैं। मैंने इसलिए पहले एग्जांपल लिया कि अपने को थियरी पढ़ने में मजा आएंगी। मैं तो बोलता आप पॉज करो और इसको पढ़ने की कोशिश करो, यू विल एंजॉय, और फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता। द नंबर ऑफ
द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी यूज्ड इन कैलकुलेटिंग अर्निंग पर शेयर फॉर ऑल द पीरियड प्रायर टू राइट इशू इज, यानी इसके पहले अपन ईपीएस निकाला होगा तो अपने कितने नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया होगा, 2 लाख। लेकिन उनका बोलना है कि अगर अपने को रीस्टेटेड ईपीएस करना है तो 2 लाख से नहीं करना पड़ेगा। 2 लाख के अंदर में आपको क्या करना पड़ेगा, ये 2 लाख के अंदर में ये 50,000 में का जो बोनस एलिमेंट है उसमें ऐड करना पड़ेगा और उससे निकालना पड़ेगा। तो कितने हो जाएंगे वो नंबर ऑफ शेयर्स, तो उन्होंने बोला नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ एडजस्टेड नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग प्रायर टू द इशू इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग बिफोर यानी पहले मल्टीप्लाइड बाय एडजस्टमेंट फैक्टर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग बिफोर कितने हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग बिफोर है 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय एडजस्टिंग फैक्टर। अब मल्टीप्लाइड बाय आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहे करके, 2 लाख को 2 लाख बोलो ही मत, उसको इसमें का जो 50,000 में का जो बोनस एलिमेंट है उसमें ऐड करो बोल रहे हो। और ऐड करने के लिए क्या करना है, ये ऐड करके टोटल वैल्यू कितनी आएंगी, वो टोटल वैल्यू लेने का फॉर्मूला उन्होंने बोला 2 लाख नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग बिफोर द इशू मल्टीप्लाइड बाय एडजस्टमेंट फैक्टर। और एडजस्टमेंट फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय एडजस्टमेंट फैक्टर का फॉर्मूला है फेयर वैल्यू पर शेयर इमीडिएटली प्रायर टू द एक्सरसाइज ऑफ राइट। राइट एक्सरसाइज होने से पहले फेयर वैल्यू क्या थी, 50 रुपए, और थियोरेटिकल एक्स राइट फेयर वैल्यू पर शेयर, और राइट इश्यू होने के बाद में प्राइस कितनी होगी 46। अरे अपने निकाला ना, पहले पूरे 1 करोड़ रुपए कौन खाते थे, 2 लाख, तो पर शेयर कितनी प्राइस थी 50, यानी पहले की प्राइस थी 50 और बाद में क्या हो गया, नए शेयर अपने इश्यू भी किए 50,000 शेयर, इन्होंने लाए कितने 30 रुपए, यानी टोटल एसेट कितने से बढ़े 15 लाख से। और नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए 250, कैसे गए 250 हो गए, पहले के 2 लाख और अभी के 50, तो अपनी एक्स राइट प्राइस कितनी होगी, एक्स राइट यानी राइट इश्यू करने के बाद में प्राइस कितनी होगी 46। तो ये फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, तो अपने शेयर्स हो गए 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 50 डिवाइडेड बाय 46 इज इक्वल टू, गंदा गंदा आया वो, 2,17,391। तो ये हो गया 2,17,391। यानी हमारा ये बोलना है कि ये 2 लाख है ही नहीं, उसमें बोनस एलिमेंट है 17,391 का। और ये कब से रेकन करेंगे अपन, इस साल की शुरुआत से नहीं, लास्ट ईयर की शुरुआत से। भले ही आपने बोनस इशू कब से किया होगा, बीच में से किया होगा, ये 1/4/21 का होगा, और राइट इशू किया होगा आपने 1/10/21 को, लेकिन इसमें से 50,000 में से 17,391 अपन शुरुआत से पकड़ेंगे बोनस एलिमेंट, और बचे हुए जो होंगे 50,000 में के उसको अपन पकड़ेंगे 1 अक्टूबर से, यानी क्या, और 50,000 में के 17,391 बोनस है, तो बचे हुए क्या हो गए 50,000 माइनस 17,391, यानी बचे हुए 32,609 न्यू इश्यूड है। वो भी कब से न्यू इश्यूड है, 1 अक्टूबर से। तो अपन क्या करेंगे, जब वेटेड एवरेज देंगे तो अपन क्या बोलेंगे, 2,17,391 जो है, दूसरा पेन ले लेता, 2,17,391 जो है पूरे 12 महीने के हैं, और ये 32,609 जो है ये 6 महीने के हैं। ये काय के लिए, करंट पीरियड के लिए, और लास्ट पीरियड के लिए 2,17,391 से रीस्टेट करेंगे अपन, क्योंकि लास्ट ईयर जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 2 लाख है वो 2 लाख तो रखते ही नहीं अपन, उसको क्या करते हैं अपन 17,391 ऐड कर देते बोनस एलिमेंट को। एक्चुअली अपने पास फॉर्मूला डायरेक्ट 2,17,391 निकालने का है। कैसे निकालते अपन, 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय दिस फैक्टर इज इक्वल टू 2,17,391। तो ये फैक्टर से तो डायरेक्ट वैल्यू आ जाती इंक्लूडिंग बोनस शेयर्स, खत्म ही हो गया मैटर। यानी अपने पास में 1/4/21 से 2,17,391 शेयर्स थे, और 1 अक्टूबर से अपने पास में टोटल 2.5 लाख शेयर्स थे, बचे हुए ऐड होके। अपन ये भी बोल सकते हैं इसको 6/12 बोलो, क्योंकि 6 महीने तक के इतने थे, और बाद में 2,50,000 बचे हुए महीने के लिए थे। ऐसा भी करके कैलकुलेट कर सकते, या ऐसा भी कैलकुलेट कर सकते। ये हो गया राइट का। अब ये कब समझ में आएगा आपको, जब आप नया क्वेश्चन करेंगे तब।
अभी तक के तो मैंने सब बता दिया आपको, तो ऐसा लगा। अब ये क्वेश्चन अगर अपने को जम गया तो सब ठीक है। देखो क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, नेट प्रॉफिट फॉर लास्ट ईयर 11 लाख। सर ये रिस्टेटेड ईपीएस आएगा, करेक्ट। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2022 कितना, 15 लाख। वापस ईयर ही है, ईयर कब से चालू हो रहा, 1 जनवरी से। नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग एट द प्रायर टू द राइट इश्यू 5 लाख। शुरुआत में 5 लाख शेयर्स थे, राइट इश्यू प्राइस 15 रुपए, और राइट इश्यू किए तो 15 रुपए से नया, जो अपने 30 रुपए में इश्यू किया था इन्होंने 15 में इश्यू किया। लास्ट डेट फॉर एक्सरसाइज ऑफ राइट इज 1 मार्च 2022। ईयर कब से चालू हो रहा, ईयर कब से चालू हो रहा, 1 जनवरी से। ये 1 मार्च को किया, यानी 2 महीने बाद। राइट इश्यू इज 1 न्यू शेयर फॉर ईच 5 आउटस्टैंडिंग। नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 5 लाख, यानी राइट शेयर कितने आए होंगे, 1 लाख शेयर्स आए होंगे। अरे हो ना, दैट इज 1 लाख न्यू शेयर्स, यही लिखे हुआ है। उसके बाद में फेयर वैल्यू ऑफ 1 इक्विटी शेयर इमीडिएटली प्रायर टू एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑन 1 मार्च वाज 21 रुपए। पहले की वैल्यू 21 थी और नए शेयर अपने इश्यू किए 15 में, तो फेयर मार्केट वैल्यू बिफोर प्रायर टू द राइट इश्यू वाज 21 और नए शेयर इश्यू किए 15 में। तो अब अपने को निकालना पड़ता, देखो अपने को निकालना है एडजस्टेड आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर, एडजस्टेड आउटस्टैंडिंग ओपनिंग इक्विटी शेयर, वो निकालना है ना अपने को लास्ट ईयर के प्रायर पीरियड के रिस्टेटेड ईपीएस निकालने के लिए। इज इक्वल टू आउटस्टैंडिंग शेयर, इज इक्वल टू आउटस्टैंडिंग शेयर मल्टीप्लाइड बाय एडजस्टमेंट फैक्टर, बराबर है। अब आउटस्टैंडिंग शेयर पहले कितने थे, पहले आउटस्टैंडिंग शेयर थे 5 लाख शेयर्स, और मल्टीप्लाइड बाय एडजस्टिंग फैक्टर क्या है, फेयर मार्केट वैल्यू बिफोर, फेयर वैल्यू बिफोर राइट इश्यू, फेयर वैल्यू बिफोर राइट इश्यू, और डिवाइडेड बाय एक्स राइट प्राइस। तो ये 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 21 और बाद में की प्राइस कितनी है वो निकालना पड़ेगा, एक्स राइट इश्यू प्राइस। वो कैसे निकालते हैं अपने को यहां पे दिए हुआ होगा। द थियोरेटिकल एक्स फेयर वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू, theoretical x right fair value per share is equal to fair value of share immediately prior to exercise rights। पहले उसकी राइट की एक्सरसाइज के पहले उनकी फेयर वैल्यू कितनी थी, 5 लाख शेयर मल्टीप्लाइड बाय 21 रुपए। ये देखो फेयर वैल्यू ऑफ शेयर इमीडिएटली प्रायर टू एक्सरसाइज ऑफ राइट इनटू ओपनिंग नंबर ऑफ शेयर। पहले 15 लाख शेयर थे, हर एक की कीमत 21 थी, मल्टीप्लाइड बाय राइट इश्यू प्राइस इनटू नंबर ऑफ न्यू इश्यू शेयर्स। नए शेयर इश्यू कितने किए, 1 लाख, उससे कितने रुपए वसूल किए, 15 डिवाइडेड बाय ओपनिंग नंबर ऑफ शेयर प्लस नंबर ऑफ राइट शेयर्स इज इक्वल टू अपन क्या करेंगे, कहाँ गया अपना क्वेश्चन का आंसर, ये यहाँ सॉल्व कर देते। तो एक्स राइट प्राइस पर शेयर अगर निकालना है तो मैं बाजू में निकाल लेता वर्किंग नोट बना के, बोर्ड साफ कर लिया रे वो मैंने यहाँ पे। तो एक्स राइट प्राइस निकालने का क्या तरीका है, एक्स राइट प्राइस इज इक्वल टू, पहले शेयर्स थे मेरे पास में 15 लाख शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 21 रुपए का एक, कितने शेयर्स थे, अरे 5 लाख है, 15 लाख कहां से आ गए, 5 लाख इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 21 प्लस मैंने 1 लाख शेयर्स इशू किए एट द रेट ऑफ 15, ये प्लस ये डिवाइडेड बाय टोटल शेयर 6 लाख। तो ये हो गया 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 21 इज इक्वल टू 1,50,00,000 जो भी होगा एम प्लस सी, फिर 1 लाख इंटू 15 इज इक्वल टू 15 लाख एम प्लस, तो एम आर आया 12 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख इज इक्वल टू 20 रुपए पर शेयर। देयरफॉर एडजस्टमेंट फैक्टर क्या हुआ, 21/20। तो मेरे पास में एडजस्टेड आउटस्टैंडिंग ओपनिंग इक्विटी शेयर कितने हो गए, 5 लाख नहीं हुए, 5,25,000 हो गए। यानी जो नए शेयर अपने इश्यू किए ना, कितने नए शेयर इश्यू किए अपने, 1 लाख, 1 लाख में से 25,000 शेयर बोनस वाले हैं और 75,000 शेयर नए वाले हैं। तो अपने को यह समझ में आ गया कि 1 जनवरी से अपने पास में टोटल 5,25,000 शेयर थे और बाद में हो गए 6 लाख, तो 1 मार्च से अपने पास में 6 लाख शेयर्स थे।
ये कितने महीने के लिए थे 2/12 और ये कितने महीने के लिए थे 10/12। और कैसे कर सकते अपन, और कर सकते 1 जनवरी से अपने पास में 5,25,000 शेयर थे, ये पूरे 12 महीने के लिए थे। और 1 मार्च को मैंने नए शेयर इशू किए, कितने 1 लाख नहीं 75,000, क्योंकि 1 लाख में से 25,000 तो फोकट के मैटर है, तो यहाँ पे लिख दिया 75,000 इंटू 10/12। कैसे भी करो आंसर वही आने वाला है, 5,25,000 और 75,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 62,500 प्लस 5,25,000 इज इक्वल टू 5,87,500। यहाँ पे भी करेंगे तो ये 5,25,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/12 इज इक्वल टू ये होता है 87,500 और 6 लाख इंटू 10/12 ये होता है 5 लाख। तो कैसा भी करो 5,87,500 होता है। अब अपने को निकालना है ईपीएस, तो पहले रिस्टेटेड ईपीएस निकाल लेता। 11 लाख डिवाइडेड बाय 5,25,000, ये लास्ट ईयर का रिस्टेटेड ईपीएस आ गया। 11 लाख डिवाइडेड बाय 5,25,000 इज इक्वल टू 2.0952 और 15 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख करूँ क्या, नहीं 5,25 करूँ क्या, नहीं 5,87,500 करूँ। ये देखो यहाँ किया होगा 11 लाख, देखो ईपीएस फॉर द ईयर एज ओरिजिनली रिपोर्टेड कितना होगा 11 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख। जब पिछले साल किया होगा तो 5 लाख से डिवाइड किया होगा। अब रीस्टेटेड आफ्टर राइट इश्यू करना है तो फिर क्या हो जाएगा 11 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख। 11 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख नहीं, 11 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1.05 इज इक्वल टू 5,25 तो 2.10, यानी 11 लाख डिवाइडेड बाय 5,25,000 इज इक्वल टू अपना 2.095 आया। इन्होंने 2.095 को राउंड फिगर करके 2.10 कर दिया। और अपने बोला 2022 का निकालना है, तो अपने 2022 का निकालने के लिए 15 लाख डिवाइडेड बाय 5,87,500 इज इक्वल टू 2.55 किया। सब जम रहा। अब PQ2 का क्वेश्चन देखो, एक थोड़ा सा ऊपर नीचे लिखने में आया पर अपन समझ लेते हैं क्वेश्चन को अच्छे से फटाफट। आप तो पॉज करके खुद ही सॉल्व करो, बहुत इजी है क्वेश्चन। वैसे तो होमवर्क दे देना चाहिए पर होमवर्क अपन साथ साथ में ही ले लेते हैं। ये होमवर्क है ऐसा समझ के अब भी सॉल्व करने की कोशिश करो आप, ठीक है, फटाफट लो फास्ट। X Limited supplied the following info. You are required to compute the basic earning per share. नेट प्रॉफिट पिछले साल का 20 लाख, इस साल का 30 लाख, सब पिछले साल का रिस्टेट करना पड़ता। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग प्रायर टू राइट इशू 10 लाख शेयर, ये 10 लाख शेयर में एडजस्टमेंट आएगा। राइट इशू 1 न्यू शेयर फॉर ईच 4 आउटस्टैंडिंग, यानी 10 लाख डिवाइडेड बाय 4 यानी 2.5 लाख शेयर्स। ओके, राइट इशू प्राइस 20 रुपए सिर्फ, तो पहले की कितनी होंगी, ज्यादा होंगी उससे। फ्लेयर रेट ऑफ द इक्विटी शेयर इमीडिएटली बिफोर इशू वाज 25, यानी अपने को क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग शेयर कितने थे, ओपनिंग शेयर 10 लाख थे, तो 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय एडजस्टमेंट फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय ओपनिंग वैल्यू। पहले की प्राइस कितनी थी 25, बाद में की प्राइस कितनी वो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालूं मैं, पहले शेयर कितने थे अपने 10 लाख शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 25, फिर अपने कितने इशू किए 2.5 लाख शेयर, कितने में इशू किए अपने 20 रुपए में। ओके, मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय क्या करूं, डिवाइडेड बाय करूंगा मैं टोटल शेयर कितने हो गए 12,50,000। 10 लाख इंटू 25, 10 लाख इंटू 25 इज इक्वल टू ये होते अपने 2,50,00,000। ये एम प्लस में डाल दिया, प्लस कुछ भी कम ज्यादा लिखा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 2,50,000 इंटू 20 इज इक्वल टू ये कितने हो गए 50 लाख इज इक्वल टू एम प्लस डाल दिया, दोनों मिला के 3 करोड़। 3 करोड़ डिवाइडेड बाय 12,50,000, एम आर डिवाइडेड बाय 12,50,000, तो ये आया कुछ तो भी 24 रुपीज। तो ये एक्स राइट प्राइस हो गई, ये प्री राइट प्राइस होगी। तो मेरा एडजस्टमेंट फैक्टर अगर किया मैंने तो 25 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 10 लाख। 10 लाख क्या थे, ओपनिंग शेयर्स थे, तो इज इक्वल टू आता मेरा 10,41,667, यानी मेरे को लास्ट ईयर का अगर रिस्टेट करना है तो 20 लाख डिवाइडेड बाय
10,41,667 से करना पड़ेगा, डिवाइड इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय 20 लाख, ये आ जाएगा मेरा 1.92, ये प्रीवियस ईयर का आया। और इस साल को डिवाइड करना पड़ेगा अपने को 30 लाख डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज में क्या करना पड़ेगा मेरे को बोलना पड़ेगा कि ओपनिंग से कितने थे, 10,41,667। कब तक के थे, जब तक के राइट इश्यू नहीं किया तब तक के, और बाद में कितने हो गए, 12,50,000 हो गए। ठीक है ना, मैं डायरेक्ट वाली मेथड ही कर रहा अभी। तो 10,41,000 कब तक के था, बोनस इशू कब किया, अरे भाई मैंने बोनस किया 31/3/12 को, और ओपनिंग क्या है, ये ईयर वाइज दिया है तो 1 जनवरी हो गया। तो 3 महीने के लिए ये और 9 महीने के लिए ये, तो 10/41 10,41,667 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 2,60,417, और नीचे का आता 12,50,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 9 इज इक्वल टू 9,37,450। 450 नहीं है, पूरे 500 है, प्लस 2,60,417 इज इक्वल टू आ जाएंगे अपने 11,97,917। तो 11,97,917 से डिवाइड करूंगा मैं, 11,97,917 से डिवाइड करूंगा, डिवाइड इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय 30 लाख, ये आ गया मेरा 2.50434। इन्होंने भी निकाला होगा 2.50434, तो इन्होंने उसको 51 पकड़ लिया, जो भी है अप्रोक्सीमेटली। तो पहले का 2 था, फिर रिस्टेटेड 1.92 आया, और फिर 2.51 इस बार का आया। अब देखो, अब थोड़ा सा अपने को नई चीजें देखना है, यहां तक कि अपना ईपीएस का टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है ना। अब कॉम्प्लिकेटेड पार्ट, अपन ने क्या बोला था कि अपने को वेटेड एवरेज लेना पड़ता, यानी ओरिजिनल शेयर अगर अपना 1/4 की बात है, अब मैं तो ईयर 1/4 से चालू कर रहा, 1/4/2021 से ओरिजिनल शेयर 1 लाख थे, फिर अपन ने नए 40,000 शेयर इश्यू किए। सर इश्यू किए कि कन्वर्ट करें, डिबेंचर कन्वर्ट हुआ, प्रीफरेंस शेयर भी कन्वर्ट हो सकते हैं, हाँ कन्वर्ट करें। सर कन्वर्ट करें या इश्यू अगेंस्ट फिक्स एसेट करें, ये भी कर सकता बेटा, या इश्यू अगेंस्ट लायबिलिटी को सेटल करने के लिए कि किसी से लायबिलिटी ली होंगी 4 लाख की, 4 लाख देना नहीं वाला तो शेयर इश्यू कर दिया अपने 40,000, हाँ ये भी कर सकता। सर इश्यू इन द नेचर ऑफ अमालगमेशन में किया क्या सर आपने, अमालगमेशन में इश्यू किए होंगे तभी तो इश्यू हुए ही ना, उसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ एसेट आए होंगे। सर अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर या परचेस कुछ भी रह सकता है। कहना क्या चाहते हो तुम, अरे कहना ये चाहते कि 40,000 की डेट कौन सी लेंगे, अगर कैश में इश्यू किया होगा तो जिस दिन कैश आई होंगी उस दिन, लेकिन अगर अपने कन्वर्ट करोगे तो कौन सी डेट लेंगे। अरे भाई अपने को लेना है ना 9/12 लेना है, अगर 1 अप्रैल को यानी 1 जुलाई से होंगे तो 9/12 लेंगे, अगर 12 जुलाई से होंगे तो अपने को तो देखना पड़ेगा ना इफेक्टिव डेट क्या लेना, ये 40,000 शेयर की, ये 1 लाख शेयर तो 12 महीने के लिए होंगे शुरुआत से आखिर तक के। तो इन्होंने बोला है, क्या बोला है, इक्विटी शेयर्स इश्यूड इन एक्सचेंज फॉर कैश, डेट व्हेन कैश इज रिसीवेबल, डेट व्हेन कैश इज रिसीवेबल। इक्विटी शेयर इश्यूड एज अ रिजल्ट ऑफ कन्वर्शन ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट इनटू इक्विटी शेयर, अगर अपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट किया होगा इक्विटी शेयर तो डेट ऑफ कन्वर्शन से लेते, उसमें पैसे थोड़ी आते। नेक्स्ट, इक्विटी शेयर्स इश्यूड इन लिeu ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, अगर अपने को कुछ डेट लिए हुई होंगी या कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इश्यू किए होंगे उसको सेटल करने के लिए अपन इश्यू किया होगा, डेट व्हेन इंटरेस्ट सीजेस टू एक्री, यानी इक्विटी शेयर्स इश्यूड इन लिeu ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, यानी जो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग होगा अपना देना बाकी होगा, या लोन अमाउंट, मैंने किससे लोन लिया था 6 लाख का, 6 लाख पे 70,000 का इंटरेस्ट भी हो गया था, अब इसको मेरे को पे करना नहीं हो रहा, तो मैंने क्या किया 6,70,000 के अगेंस्ट में शेयर इश्यू कर दिया। तो कौन सी इफेक्टिव डेट लूं, जिस दिन से सामने वाले ने इंटरेस्ट का कैलकुलेशन बंद कर दिया। कब बंद किया होगा उसने, जब उसका समाधान हो गया होगा मेरे शेयर इश्यू से, तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ शेयर क्या लेंगे, डेट व्हेन द इंटरेस्ट सीजेस टू एक्रू। देन नेक्स्ट,
Equity shares issued in exchange for the settlement of a liability, date when the settlement becomes effective. Equity shares issued as a consideration for the acquisition of asset other than cash. एसेट के अगेंस्ट में दिया होगा, डेट व्हेन द एक्विजिशन इज रिकॉग्नाइज्ड, जिस दिन एसेट अपने नाम से हो गया होगा उस दिन से शेयर की डेट लेंगे, जिस दिन शेयर इश्यू किया उस दिन से नहीं, जिस दिन एसेट अपने नाम पे होगा. इक्विटी शेयर्स इश्यूड फॉर रेंडरिंग सर्विसेज, सामने वाले ने कुछ सर्विसेज दिए होंगे, प्रमोटर होंगे उन्होंने सर्विसेज दिए होंगे, कोई टेक्निकल पर्सन ने सर्विसेज दिए होंगे, पेमेंट नहीं किया अपने शेयर इश्यू किया, डेट व्हेन सर्विसेज आर रेंडर्ड, वहां से इफेक्टिव डेट पकड़ेंगे. काय के लिए? वेटेड एवरेज. समझ में आ रहा ना क्यों? इक्विटी शेयर्स इश्यूड इन केस ऑफ एन अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस, अपने इन द नेचर ऑफ परचेस लिया और इन द नेचर ऑफ मर्जर लिया तो क्या होगा? इन द नेचर ऑफ परचेस किया तो फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, और इंपॉर्टेंट चीज इन द नेचर ऑफ मर्जर होगा फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, यानी जैसा बोनस में रहता ना शुरुआत से लेते अपन, नए शेयर जितने भी इश्यू किए होंगे तो फ्रॉम द फर्स्ट डेट रिपोर्टिंग पीरियड से पूरे के पूरे ऐड करके देते हैं. आपने क्वेश्चन में दिया रहेगा उस हिसाब से. देखो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, 1 अप्रैल को हमारे पास में 10,000 शेयर्स थे, फिर 31 मई को इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश है 2,000, तो 1 अप्रैल को अपने 10,000 शेयर कितने दिन के लिए थे? अप्रैल और मई पूरा, यानी 2 महीने के लिए 2/12, फिर वो 2000, 1 मिनट, 10,000 इंटू 2/12, सर 2/12 के पूरे साल भर ही होंगे वो? नहीं, उसके बाद में 2000 ऐड हो गए तो टोटल हो गए 12,000 शेयर्स. फिर 12,000 कब तक के टिके? 1 जुलाई तक की, क्योंकि इश्यू ऑफ शेयर्स टू अंडरराइटर्स है तो वो भी अपने सर्विसेज के अगेंस्ट में दिए तो 100 शेयर और ऐड होंगे. लेकिन अभी 31 मई से 1 जुलाई यानी जून, एक ही महीना है, 12,000 इंटू 1/12, फिर अपने 100 शेयर इश्यू किए 1 जुलाई को तो शेयर हो गए मेरे 12,100. ये कब तक के 12,100? 1 जुलाई से अक्टूबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने, तो ये हो गए मेरे 3/12. फिर 1 अक्टूबर को बायबैक ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ शेयर्स अगेंस्ट परचेस ऑफ बिल्डिंग, ये नीचे का है इश्यू ऑफ, पहले तो बायबैक ऑफ शेयर्स है तो बायबैक ऑफ शेयर 1000 कर लिए तो उतने से शेयर कम हो गए मेरे. और इश्यू ऑफ शेयर्स अगेंस्ट, सॉरी, इश्यू ऑफ शेयर अगेंस्ट परचेस ऑफ बिल्डिंग, एक्विजिशन इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन द सेम डे, तो 1000 शेयर माइनस हुए 1 अक्टूबर को और 500 शेयर प्लस हुए, तो अपने पास में कितने हो गए? 12,100 थे, उसमें 1000 माइनस हुए यानी 11,100, और उसमें 500 ऐड हुए तो 11,600. कब तक के? ये 1 अक्टूबर से लेके तो 1 मार्च तक के, यानी और 5 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी 5/12. और उसके बाद में इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी 400, तो टोटल शेयर कितने हो गए मेरे? 12,000. क्यों? 400 ऐड हो गए, ये कितने महीने के लिए? 1/12. अब देखो बोला कितने महीने हो गए? 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11 और 1 12, बराबर मेरा हिसाब. इन्होंने कैसे किए देखो, 10,000 इंटू 2 20, 12,000 इंटू 1 12,000, 12,100 इंटू 3 36,300. अच्छा, ये 21 दिसंबर की डेट है, अपने को ये डेट ही नहीं दिया था यहाँ पे, ये 1 दिसंबर है, 1 दिसंबर है तो फिर अपना गलत हो गया यहाँ पे, यानी 12,100 के बाद में अपने को लेना पड़ेगा 1,000 कम, 11,100 मल्टीप्लाइड बाय 2/12, फिर अपने 11,100 में 500 शेयर बढ़ गए तो 11,600. ये कब बढ़े? 1 दिसंबर को, तो 1 दिसंबर से लेके तो 1 मार्च तक है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3/12. अपने डायरेक्ट 5/12 ले लिया था, और फिर उसके बाद में 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/12. 1 अक्टूबर, 11,100, ये 31 दिसंबर है, ये 31 दिसंबर है, 31 दिसंबर है तो ये 3/12 हो जाएगा और ये 2/12 हो जाएगा. चलो ठीक है, तो इन्होंने 3 लिया होगा यहाँ पे, 11,100 मल्टीप्लाइड बाय 3 और 11,600 मल्टीप्लाइड बाय 2 और 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 1, ये हो गया आपका वेटेड एवरेज. वेटेड एवरेज 136,800, लेकिन अपन ने यहाँ पे मंथ से डिवाइड किया. हर बार अपन ने क्या करना चाहिए था? 2/12, 1/12, 3/12 ऐसा करना था. अपन ने जब लिखे थे तो अपन ने ऐसे लिखे होंगे, डिवाइडेड बाय 12. इन्होंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया और ये जो टोटल आई 136,800 की, उसको डिवाइडेड बाय 12 कर दिया, तो ये आ गए 11,400. इस तरीके से दिस इज ओवर. अब एक अमालगमेशन का क्वेश्चन है, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस और अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर. तो परचेस में अगर इश्यू किया होगा तो जो डेट से परचेस किया होगा उसको वहां से वेटेड एवरेज लगा, और इन द नेचर ऑफ मर्जर होगा तो शुरुआत की डेट से पूरे के पूरे ले लो. देखो फटाक से,
X Limited acquired Y Limited on 30/9/12 and the acquisition is treated as amalgamation in the nature of purchase as per AS 14. कब? 30/9/12 को, ठीक है. बिफोर द अमालगमेशन ऑफ एक्स एंड वाई हैड 50,000 इक्विटी शेयर एंड 80,000 इक्विटी शेयर. एक्स लिमिटेड अक्वायर्ड वाई, तो एक्स के पहले शेयर्स थे 50,000 और वाई ने कुछ तो भी 80 इशू किए होंगे खुद के. अपने को क्या करना है, अपन ने उसके एसेट लिए तब उसको कितने शेयर इशू किए वो देखेंगे. वाई ने कितने इशू किए तो हमको क्या लेना देना है, एक्स ने कितने इशू किए देखेंगे. एज पर द एग्रीमेंट एक्स लिमिटेड इशूड 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 4 शेयर होल्डर ऑफ वाई, यानी अपन ने 80,000 के बदले में 20,000 शेयर इशू किए. कब से इशू किए? 30/9 से. तो हमारे पास में 50,000 शेयर जो पहले थे वो थे हमारे पास में 1 अप्रैल से, यानी 6 कब तक के थे ये, कब तक के थे ये थे अपने पास में 30 सितंबर तक. साल कब से चालू हो रहा है ये दिया नहीं, तो मैं 1 अप्रैल से लूंगा. तो पहले 50,000 शेयर 1 अप्रैल से 30 सितंबर थे, यानी 6/12. बाद में हमने 20,000 शेयर इशू किए तो 70,000 शेयर हो गए. अब बचे हुए 6/12 अगर इन द नेचर ऑफ परचेस है तो. या फिर मैं बोल सकता कि पहले के 50,000 शेयर्स 12/12 और बाद में के 20,000 शेयर्स 6/12, ऐसा भी ले सकता है. X Limited profit for the period is 10 lakh. Find out the basic EPS. Will your answer differ if it is in the nature of merger? Thank you. दोनों भी एक इसमें दे दो हमारे को. फिर अपने पास में नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड देखो, इन्होंने निकाला 20,000 शेयर्स इशू किए. वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स 50,000 12 × 12 और 20,000 6 × 12, यानी टोटल 60,000 शेयर. ये ऐसा किया इन्होंने 50,000, यानी ये इज इक्वल टू 50,000 और इसको किया 10,000, ऐसे 60,000. और ऐसा करे तो क्या होता है 50,000 × 6/12 यानी ये हो गया 25,000 और 70,000 × 6/12 यानी ये हो गया 35,000. ऐसा भी किया तो 60,000 ही आना है क्वेश्चन का आंसर. ठीक है. अपना कैपिटल प्रॉफिट कितना था 10 लाख. 10 लाख डिवाइडेड बाय 60,000 16.67. और मर्जर रहा तो क्या होगा, पूरे के पूरे 70,000 शेयर शुरुआत से ही पकड़ेंगे अपन. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 + 20 इंटू 12/12 यानी 70,000 शेयर शुरुआत से ले लो. तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 70,000 14.29 पर शेयर. अब ऐसे क्वेश्चन आया तो ये फुकट के 4 मार्क है, कुछ है ही नहीं उसके अंदर में. इन द नेचर ऑफ परचेस के 2 मार्क, इन द नेचर ऑफ मर्जर के 2 मार्क. अगर आपका पढ़े हुआ है तो, अगर आपने स्किप करे हुआ है तो नहीं. अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये आएगा तो 5 मार्क के लिए आएगा. इतना सारा देख के स्टूडेंट लपक जाता है कि बाप रे बाप क्या क्या पूछ दिया, क्या क्या नहीं पूछा, और जाके देखा प्रॉब्लम में तो इट इज क्वाइट सिंपल. सो इन दिस वे यू शुड अटेम्प्ट द सेम. ठीक है, अच्छे से करो. अभी डाइल्यूटेड पर शेयर नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं. इतना अच्छे से कर लो. थैंक यू.